हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरे वीडियोस को पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे। ठीक है, अब तक हमने एडमिशन को पूरा कर लिया है, मतलब एडमिशन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। आज हमारा स्टार्ट होगा कन्फेशन। ठीक है, तो कन्फेशन जानने से पहले थोड़ा सा हम जानते हैं सेक्शन 17 को। सेक्शन 17 को कौन सा वाला? सेक्शन 17 जो एडमिशन में ही पढ़ा था। उसमें क्या पढ़ा था हमने उस समय भी आपको बताया था कि जो एडमिशन की जो डेफिनेशन है वही सेम डेफिनेशन कन्फेशन पे भी लगेगी। ठीक है, तो और ये भी बताया था कि जो एडमिशन है सिविल और क्रिमिनल दोनों में होता है। ठीक है, और एडमिशन की डेफिनेशन क्या थी? एडमिशन की डेफिनेशन यही थी कि एडमिशन क्या होता है? एडमिशन एक स्टेटमेंट होता है जो ओरल, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है, जिससे किसी फैक्ट इशू या रेलिवेंट फैक्ट के बारे में कोई जानकारी मिलती है। इसी को हमने एडमिशन बताया था। सेम डेफिनेशन को कन्फेशन पर लगा देंगे, तो जब लगाएंगे तो क्या निकल के आएगा? कन्फेशन क्या है? ठीक है, क्या निकल के आएगा? कन्फेशन भी एक जो है स्टेटमेंट है जो ओरल, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है, जिससे कि फैक्ट इशू या रेलिवेंट फैक्ट के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। उसी को क्या कहेंगे? कन्फेशन कहेंगे। ठीक है, लेकिन इतने से कुछ जो है पता नहीं लगता है, तो इसके बारे में और जानते हैं। ठीक है, और क्या है? जब हम जानते हैं कि कन्फेशन किस में होता है? सिर्फ क्रिमिनल केसेस में होता है। तो क्या समझ में आ रहा है? क्रिमिनल केसेस में होता है, इससे ये समझ में आ रहा है कि इसमें क्राइम से रिलेटेड कुछ होगा। ठीक है, क्राइम से रिलेटेड होगा, मतलब एडमिशन ऑफ गिल्ट होगा। ठीक है, गिल्ट। ठीक है, एडमिशन ऑफ गिल्ट होगा। एडमिशन ऑफ गिल्ट का मतलब कि जो आदमी कन्फेशन करेगा उसको, और मतलब जो आदमी कन्फेशन करेगा वो अपने क्राइम को एडमिट कर लेगा, वही कन्फेशन हो जाएगा। सीधी सी बात है। ठीक है, ये हो गया। लेकिन इतने से कुछ समझ में नहीं आता कि कन्फेशन क्या है। तो कन्फेशन, क्योंकि और भी बहुत सारी फॉर्म्स होंगी जिसमें कन्फेशन होगा, तो पहले उन पॉइंट्स को समझ लेते हैं, जिससे कि कन्फेशन को मोटी मोटा समझने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यही आता है, क्या आता है सबसे पहला पॉइंट? देखिए दोस्तों, क्योंकि एक्यूज जो होता है बहुत ही चालू होता है। वो जो है कभी कभी क्या करता है, डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिल्ट नहीं करता। वो सारे फैक्ट तो बता देगा केस के, लेकिन ये नहीं कहेगा कि मैंने वो अपराध किया है, मतलब वो स्वीकारेगा ही नहीं। तब क्या होगा? मतलब पहली सिचुएशन आती है व्हेन एक्यूज डिड नॉट एडमिट द गिल्ट डायरेक्टली। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? जब वो डायरेक्टली एडमिट नहीं करता, मतलब क्या करता है? मान लीजिए एक केस जो है, एग्जांपल लेते हैं, ए है, ए पर चार्ज है कि उसने बी का किडनैपिंग की है और मर्डर किया है। ठीक है, इसमें क्या करता है एक्यूज? क्या करता है कि इस वाले केस में क्या करता है एक्यूज पूरी कहानी बताता है कि हाँ साहब मैंने उसकी जो है किडनैपिंग की है, हाँ साहब मैंने
जो है उसको घर पे लेके गया था, 3-4 दिन तक खाना भी नहीं दिया, लेकिन कुछ समय बाद जो जिस पे मर्डर का चार्ज है वो व्यक्ति मरा हुआ पाया जाता है। लेकिन इस केस में वो ये नहीं कह रहा है कि मैंने उसे मारा है या मेरे द्वारा उसका जो है मर्डर किया गया है, वो सिर्फ इतना कह रहा है हाँ साहब मैंने उसका जो है किडनैपिंग की है, उसको अपने घर पे भी रखा है, उसको कई दिन खाना भी नहीं दिया था, लेकिन वो व्यक्ति कुछ समय बाद मरा पाया जाता है। जब पुलिस पूरे उसको देखते हैं, इससे क्या लग रहा है कि इसी व्यक्ति ने उसका मर्डर किया है या किया भी होगा, ठीक है, लेकिन उसने जो एक्यूज है उसने अपने जो है वर्ड्स में उसको एडमिट नहीं किया है, तो क्या ये कन्फ्यूजन हो सकता है या नहीं हो सकता? ठीक है, ये वाली सिचुएशन सबसे पहले एक केस आया था उसमें डील की गई थी, जिसका नाम है, आपको पढ़ेंगे इसमें, ये काफ़ी पूछा जाता है, बहुत ही लीडिंग केस है। अगर मान लीजिए कन्फेशन में कोई केस पूछा जाएगा तो आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है। केस का नाम है पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर, ये 1923 में इसका केस है, ठीक है। तो इस केस में फैक्ट आपको देखने हैं, फैक्ट क्या थे, मैं उसमें जो रेलिवेंट पार्ट है, जो हेड हुआ है वो बता रहा हूँ। उसमें ये बताया गया था कि आइदर एक्यूज एडमिट द गिल्ट इन टर्म्स, मतलब डायरेक्ट, या तो वो डायरेक्ट जो है जो उसकी गिल्ट है उसका एक्नॉलेजमेंट करे कि हाँ उसी ने मर्डर किया है, या और सब्सटेंशियली एडमिट ऑल फैक्ट ऑफ द केस, या तो सब्सटेंशियली जो केस के फैक्ट है उनको एडमिट करे, जिससे कि ये लगे कि उसी ने जो है मर्डर किया होगा। मतलब जो सेकंड वाली पोजीशन, इनडायरेक्ट वाली, जिससे ये जो पहला जो अभी मैंने आपको बताया था, उसने जो है ये भी बताया कि हाँ मैंने जो है उसको किडनैप किया था, उसको अपने घर पे भी रखा था और खाना वगैरह भी नहीं दिया था, फिर उस व्यक्ति की जो है वो मृत पाया जाता है। तो उस केस में उसने एडमिट नहीं किया है डायरेक्ट ऐसे ही, या लेकिन उससे ये पता लग रहा था कि हाँ उसी ने ही मर्डर किया हुआ, क्योंकि कुछ ही समय बाद मृत पाया जाता है। तो सब्सटेंशियली जो उसके लिए जो ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको एडमिट कर लेता है, तब भी यही समझा जाएगा कि उसने जो है अपनी गिल्ट को एडमिट कर लिया है, मतलब कन्फेशन कर लिया है। समझ में आया? तो पहली सिचुएशन तो ये हो गई, ठीक है। एक सिचुएशन और आती है, एक सिचुएशन कौन सी आती है भाई, देखिए अभी हम आपको कन्फेशन ही बता रहे हैं। एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि कभी कभी क्या करता है एक्यूज कि इस तरीके से बताता है जो है पूरी कहानी को कि उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक ही सेंटेंस में दो चीज़ें होती हैं कि एक पार्ट उसका जो है उसकी फेवर में होता है, दूसरा पार्ट उसके अगेंस्ट होता है, ठीक है। तो इस वाली सिचुएशन में क्या किया जाए, फेवर वाला माना जाए, अगेंस्ट वाला माना जाए, या दोनों का कॉम्युलेटिव इफेक्ट जो हो वो माना जाए, ठीक है। तो इस वाले केस में कौन सी चीज़ कन्फेशन होगी, ठीक है। एक सिचुएशन ये आती है, दूसरा है then statements of accused have two parts of confession, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि उसमें दो पार्ट्स होते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं पहले, एक व्यक्ति है, इस पे चार्ज है कि उसने बी का मर्डर किया है, ठीक है, इस पे चार्ज है कि उसने बी का मर्डर किया है, ठीक है। तो ये कहता है
कि साहब मैंने मर्डर तो किया है, लेकिन बी का मर्डर मैंने सेल्फ डिफेंस में किया है। ठीक है, अगर दो यहाँ पे उसने दो बातें करी हैं, पहली बात दूसरी बात। पहली बात क्या किया कि हाँ मैंने उसका मर्डर किया है, ठीक है, मैंने उसका मर्डर किया है। दूसरा कहता है मैंने उसका मर्डर सेल्फ डिफेंस में किया है। तो ये वाला सेंटेंस कि हाँ मैंने उसका मर्डर किया है, ये क्या है, उसके अगेंस्ट है। और दूसरा वाला मैंने उसकी जो है मर्डर उसका सेल्फ डिफेंस में किया है, ये क्या है, उसके फेवर में है। तो इसमें क्या किया जाए, इस सिचुएशन में क्या किया जाए, क्या ये कन्फ्यूजन है या नहीं है। तो इस सिचुएशन को डील करने के लिए देखिए सबसे पहले जो एक केस आया था, ठीक है, केस से पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक और चीज रह जाती है वो बता देता हूँ। देखिए जो सेल्फ फेवर वाला जो स्टेटमेंट है, ठीक है, केस में क्या था कि मैंने उसका मर्डर सेल्फ डिफेंस में किया है, ये सेल्फ फेवर वाला स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको एक्सकल्पेटरी जो है बोलते हैं कन्फेशन, एक्सकल्पेटरी, ठीक है, कन्फेशन, ठीक है। और दूसरा सेल्फ हार्मिंग, ठीक है, इसको इनकल्पेटरी बोलते हैं। इनकल्पेटरी स्टेटमेंट, ठीक है, इसको कहते हैं सेल्फ फेवर वाले को एक्सकल्पेटरी। एक्स का मतलब अपने आप को जो है बचा रहा है, ठीक है, तो सेल्फ फेवर में हो जाएगा। इनकल्पेटरी इनका मतलब अपने आप को उसमें डाला है, आप याद रखने के लिए भूल जाएंगे नहीं तो। इनकल्पेटरी का मतलब हो गया उस ऑफेंस में अपने आप को जो है इंडल्ज कर रहा है, मतलब उसके सेल्फ हार्मिंग वाला स्टेटमेंट। तो इसमें बात ये आ रही है कि कौन सा पार्ट उसका रेलिवेंट समझा जाएगा। तो ये सबसे पहले एक केस आया था फलविंदा कौर, ठीक है, इस वाले केस में ये प्रॉब्लम डील की गई। तो इसमें यही बोला गया था कि अगर उसमें दो पार्ट हैं, सेल्फ हार्मिंग एंड सेल्फ जो है सर्विंग या सेल्फ सपोर्टिंग, ठीक है, तो उस केस में उसको एक साथ रीड किया जाएगा, ठीक है, कॉम्युलेटिव इफेक्ट देखा जाएगा। अगर उसके देखने के बाद ये लग रहा है कि उसने उसका मर्डर नहीं किया है, अगर वो सेपरेट नहीं हो पा रहा है इस सेल्फ हार्मिंग वाले पार्ट से, सेल्फ जो है सर्विंग वाला जो पार्ट अगर सेपरेट नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसको एक्विट कर दिया जाएगा। ये परविंदर कौर वाले केस में बोला गया था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आगे क्या होता है, ये तो अब तक की सिचुएशन थी। अब आगे और भी इसमें जो है थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट क्या होता है, देखिए मैं ये सारा साफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, दूसरा वाला अकाउंट चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, एक डेवलपमेंट क्या होता है, दो केसेस होते हैं इंग्लिश केसेस, उनसे जो है इंडियन कोर्ट प्रभावित होके अपनी जो अब तक की जो उनकी जो है अंडरस्टैंडिंग थी उसको उससे थोड़ा सा हटते हैं, ठीक है। केसेस का नाम है आर वर्सेस स्टोरी, ठीक है, दूसरा है आर वर्सेस मैकग्रेयर, गेरेयर है, क्या है, ग्रोअर है, ठीक है, देख लेना। ये दो केसेस हैं, इनसे प्रभावित होकर इंडियन कोर्ट्स अपनी अप्रोच को चेंज करते हैं। उसमें क्या है, उसमें क्या करते हैं, उसमें ये देते हैं कि अगर कोर्ट के पास ये बिलीव करने के बहुत सारे रीजंस हैं कि जो एक्सकल्पेटरी मतलब जो उसकी सेल्फ फेवर वाला स्टेटमेंट है उसको अवॉइड किया जा सकता है, मतलब उसको हटाया जा सकता है, तो वो जो है इनकल्पेटरी जो पार्ट है उसी को कन्फेशन मान लिया जाएगा। जैसे अभी जो मैंने आपको बताया था उस वाले जो एक व्यक्ति पर चार्ज था कि उसने जो है बी का मर्डर किया है, तो एक कहता है कि हाँ मैंने मर्डर तो किया है सर, लेकिन वो सेल्फ डिफेंस में किया है। लेकिन यहाँ पे ये प्रूफ हो जाता है किसी तरीके से कि जो है या तो उस पर जो है सेल्फ डिफेंस करने का उस समय अधिकार नहीं था, या सेल्फ डिफेंस जो है उसने कुछ ऐसी परिस्थितियों में किया है जिसमें वो सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकता था, या सेल्फ डिफेंस ही नहीं था, ठीक है, ये चीज़ प्रूफ हो जाती है।
तो जो उसकी फेवर वाला स्टेटमेंट था उसको हटा के कि हाँ उसने मर्डर किया है, उस वाले जो पार्ट है उसको जो है कन्फेशन मान लिया जाएगा। ठीक है, ये सबसे पहले इंडियन केस इस पे है। देखिए उसको भी याद रखना है, निशिकांत झा, निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, इस वाले केस में क्या होता है, मान एक व्यक्ति था, इस पे ये चार्ज था कि उसने बी का मर्डर किया है। ठीक है, एक व्यक्ति पर चार्ज था कि उसने बी का मर्डर किया है। ठीक है, क्या होता है, फैक्ट कुछ इस तरीके से होते हैं इसके। क्या होता है, ए और बी किसी ट्रेन में जा रहे होते हैं, तो ए और बी के बीच में हो जाता है झगड़ा। ठीक है, तो ये मर्डर कर देता है बी का। तो ए जब मर्डर कर देता है, जब अपने घर जाता है, तो जो मर्डर करता है तो उसके कपड़े वपड़े जो है पे खून वगैरह लग जाता है, तो उसको वो धो रहा होता है किसी नदी वदी में, तो धो रहा होता है, तो उसको गांव वाले पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये बात गांव में फैल जाती है। जब पकड़ लेते हैं तो पुलिस वाले को दे देते हैं, और उसके पास से जो बीपन वगैरह जो यूज हुआ था वो भी चीज़ें उससे जो है ले ली जाती हैं। ठीक है, तो इस वाले केस में वो ये कहता है कि हाँ साहब देखिए मैंने मर्डर नहीं किया है, मर्डर किसी तीसरे व्यक्ति ने किया था, मैं तो उसे बचाने के लिए गया था, और इस वजह से उसका जो बी है उसका ब्लड मेरे ऊपर आ गया, उसी को मैं धो रहा था, तब लोगों ने मुझे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन जब ये पता लग जाता है कि वो जो बीपन था उसी के पास था जब धो रहा था, और बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में पता लगती हैं, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि जो अदर स्टोरी जो बता रहा है वो सही नहीं है, जो उस पर चार्ज लगा है वही सही है। तो जो उसकी इनकल्पेटरी स्टेटमेंट था उसी बेसिस पर उसको सजा हो जाती है। ठीक है, एक ये सिचुएशन आ जाती है। और क्या है इसमें देखते हैं। ठीक है, एक और सिचुएशन आती है जो कन्फेशन को समझने के लिए जरूरी है। तीसरी सिचुएशन, क्या कन्फेशन में कम्युनिकेशन होना जरूरी है, मतलब कि आप किसी को बताएं तभी कन्फेशन माना जाएगा, या किसी ने सुन लिया या किसी को जो है ओवर हियर कर लिया, मतलब सुन ही लिया, किसी ने चुपके से सुन लिया, वो कम्युनिकेशन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। एक सिचुएशन आ जाती है, वेदर कम्युनिकेशन इज नेसेसरी इन कन्फेशन। ठीक है, आप इसको क्यों जो है कंफ्यूज कर जाएंगे इस पॉइंट पे, इस वजह से कंफ्यूज कर जाएंगे क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लिया है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाई होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पढ़ा होगा। तो जब कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ए और बी के बीच में मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट होना है। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए लेटर से कर रहे हैं, वो ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई लेटर के थ्रू कर रहे हैं। लेटर जो है ए बी को सेंड करता है, ए बी को न पहुंच के सी को पहुंच जाता है। ठीक है, ए की इंटेंशन ये है कि वो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे। ठीक है, लेकिन वो लेटर ए का सी को पहुंच जाता है, सी उन कंडीशन पे ए को कोई जो कॉन्ट्रैक्ट मान के कि हाँ मेरे साथ ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये मान के चीज़ें सप्लाई कर देता है। तो इस वाले केस में ए और सी, क्योंकि यहाँ इंटेंशन बहुत जरूरी, इंटेंशन के साथ साथ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी था, मतलब जो कम्युनिकेशन था वो सी के लिए नहीं था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में तो कम्युनिकेशन जरूरी होता है, तो ये वाली चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है। लेकिन ऐसा किसके साथ नहीं है, इस जो है कन्फेशन के साथ ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, देखिए एक केस हुआ है साहू वर्सेस स्टेट, ठीक है, यूपी का ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कोर्ट ये कहता है कि कन्फेशन में कम्युनिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आप कोई मर्डर करके आए और घर पे आके बैठे और बड़बड़ाने लगे और ये बात किसी दूसरे ने सुन ली, ठीक है, कि हाँ मैं तो आज उसको निपटाया या मर्डर कर दिया, इस तरीके से कुछ भी कह रहे हैं, ये किसी ने दूसरे ने सुन ली और वो इस बात के एविडेंसेस दे सकता है, वो ही कन्फेशन माना जाएगा। ठीक है,
तो जो है इसमें कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, अगला पॉइंट क्या रह जाता है, इतना जान लेना कन्फेशन में यही है। एक और पॉइंट आता है जो कन्फेशन को समझने में मदद करता है, वो क्या है भाई, देखिए उसको भी, कि कन्फेशन दो तरीके के होते हैं जो समझने के लिए, ठीक है, काइंड्स ऑफ कन्फेशन। ठीक है, काइंड्स ऑफ कन्फेशन क्या है, देखिए पहला इसको कहते हैं जुडिशियल कन्फेशन। ठीक है, जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है, देखिए इसके बारे में आपने सीआरपीसी जब पढ़ा होगा, सीआरपीसी में सेक्शन 100 क्या लिखते हैं 164 सीआरपीसी। ठीक है, सीआरपीसी जब पढ़ा होगा तब आपको विशाल भाई ने पढ़ाया होगा कि क्या पढ़ाया होगा कि सीआरपीसी में 164 में कन्फेशन मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। मजिस्ट्रेट जब कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा तो एक्यूज को वार्निंग देगा कि तुम ये कन्फेशन करने के लिए बाध्य नहीं हो, लेकिन अगर तुमने ये कन्फेशन किया तो ये तुम्हारे अगेंस्ट यूज हो सकता है। और एक और बात भी बताता है कि अगर वो कन्फेशनल स्टेटमेंट है तो आप उसको ओथ नहीं दिलाएगा। ठीक है, क्योंकि वो जो है उसमें दोनों स्टेटमेंट 164 में दोनों स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करता है, कन्फेशनल एंड नॉन कन्फेशनल। अगर नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट है तो ओथ दिला सकता है। सेक्शन 164 का सब क्लॉज 5 पढ़ेंगे तो उसमें ये बात लिखी है, अब देखिएगा। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, अगर और आगे चलिएगा, ठीक है, 281 सीआरपीसी का जब पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि मैनर ऑफ कन्फेशन क्या है। ठीक है, मैनर क्या है, किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाना है, ये 281 में बताया गया है। ठीक है, अगली बात आती है 80 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन जब 80 पढ़ेंगे तो उसमें ये बात निकल के आती है, उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट वगैरह हैं, मजिस्ट्रेट हैं या ऑफिसर्स हैं, अगर जो है जब कोई भी उसके पास एविडेंसेस आता है और उसको वो रिकॉर्ड कर लेता है, उसका कोई मेमोरेंडम बना देता है, तो फिर उसको एज ए विटनेस जो है प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। उसने जो बात मेमोरेंडम में लिखी है उसी को सच मान लिया जाएगा। ठीक है, ये इसमें लिखा है। तो ये अब तक आप जान गए कि जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है। ठीक है, एक, ठीक है, दूसरा आता है, ये किसको होता है, ये भी बात जान गए, मजिस्ट्रेट को होता है। ठीक है, अगला आता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या है, मजिस्ट्रेट के अलावा किसी को भी कर सकता है। ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट को किया तो जुडिशियल कन्फेशन हो गया। मजिस्ट्रेट के अलावा अगर किसी को भी कर रहा है, मान लीजिए पुलिस भी हो सकती है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, ये सब कोई भी हो सकता है। मजिस्ट्रेट के अलावा कोई भी अगर व्यक्ति हो, उसको अगर कन्फेस करता है व्यक्ति, तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है, इन दोनों की एविडेंस की वैल्यू क्या है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की और जुडिशियल कन्फेशन की। तो ठीक है, जब आप ये जान लीजिए, जब ये जुडिशियल कन्फेशन है और मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया है, तो इस बेसिस पर ही अगर जो है उसको सजा हो सकती है। मतलब एकदम जो है बहुत ही सब्सटेंटिव एविडेंसेस है। जब एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की तरफ आते हैं, देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट में तो कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो होगा वो उसकी वैल्यू जुडिशियल कन्फेशन से कम है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये किसी भी दूसरे व्यक्ति को किया जाता है तो क्या होता है कि वो एग्जैक्ट वर्ड बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है, उसमें अगर उसने फैब्रिकेट कर दिया, कुछ जो है ऑल्टर कर दिया उसको, तो उसकी वैल्यू में फ़र्क आ सकता है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें अदर एविडेंसेस से कोरोबरेशन की ज़रूरत रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर ये प्रूफ हो जाता है कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन भी एकदम जो है सही है, उसमें किसी तरीका एल्टरेशन या जो है मॉडिफिकेशन या फैब्रिकेशन नहीं है, इस तरीके की कोई बात नहीं है, तो इस
एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन पर भी जो है उसको सजा हो सकती है। ठीक है, देखिए अब अगर आपको इसमें जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में डिफरेंस लिखना पड़े तो आराम से आप बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो बताया था, इसमें जो व्यक्ति ये कहेगा कि उसको जो है किसी व्यक्ति ने कन्फेशन किया है, उसको खुद आके उस बात का एविडेंस देना पड़ेगा एज ए विटनेस बॉक्स में। उस और जो जुडिशियल कन्फेशन में मैं आपको बता दिया सेक्शन 80 जो बताता है, तो उसके इफेक्ट से ये हो जाता है कि उसको जो मजिस्ट्रेट को एज ए विटनेस नहीं कहना पड़ता है। तो इसके आप डिफरेंस भी लिख सकते हैं। और कुछ रह जाता है इसमें, देखिए इसमें और कुछ तो नहीं रहता है कन्फेशन में समझने के लिए, लेकिन आपको कुछ केसेस हैं, जैसे मैं जो बता दे रहा हूँ वो केसेस आपको देखने ही पड़ेंगे। एक तो जो केसेस अब तक मैंने जिनका रेफरेंस दिया है वो सारे केसेस, और ये एक केसेस और हैं अग्नो नागेशिया वर्सेस बिहार। ठीक है, अग्नो नागेशिया वर्सेस बिहार, स्टेट ऑफ बिहार का केस है, ये वाला केस है, आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, ये भी कन्फेशन से रिलेटेड है। तो इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, पहला डायरेक्ट जो है केस पूछ लेगा, कोई भी जो अब तक मैंने आपको बताए हैं उनमें से कोई केस पूछ लेगा, ये केस कहाँ का है। ठीक है, और क्या पूछ लेगा, और इनकी एविडेंस भी वैल्यू पूछ सकता है, और कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन उसको सबको आप बता सकते हैं। ठीक है, अब जो है अगला आपका जो है सेक्शन रहेगा सेक्शन 24। ठीक है, सेक्शन 24। ठीक है, सेक्शन 24 में सिर्फ इतनी सी बात है, आप जो है पढ़ेंगे अभी, कि अगर किसी व्यक्ति को प्रॉमिस, इंड्यूसमेंट, थ्रेट करके कोई भी कन्फेशन दिया जा रहा है, डरा के, धमका के, मार के, पीट के, प्रलोभन दे के, ठीक है, तो वो कन्फेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये मोटा मोटी है, इसके बारे में और जानकारी जो है जब सेक्शन पढ़ेंगे तब होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैंने आपकी सुविधा के लिए ये सेक्शन पूरा लिख दिया है उसके इंग्रेडिएंट के जो है हिसाब से। ठीक है, उसमें क्या है देखिए, कन्फेशन मेड बाय द एक्यूज्ड ड्यू टू द थ्रेट प्रॉमिस इज इररेलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी कन्फेशन जो है थ्रेट, प्रॉमिस और इंड्यूसमेंट से हुआ है तो वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इररेलेवेंट समझा जाएगा। आप थ्रेट, प्रॉमिस और इंड्यूसमेंट को समझते हैं, मान लीजिए, इसी वजह से मैंने सबके बीच में जगह छोड़ी है। ठीक है, इसमें क्या है, इस तरीके से कहता है कि तुम जो है मुझे ये कन्फेशन कर दो। मान लीजिए अगर वो पुलिस ऑफिसर है तो पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम ये कन्फेशन मुझे कर दो और मैं तुम्हें जो है इस केस में जो है आगे हेल्प करूंगा या बचाऊंगा, इसमें जो है कोशिश करूंगा कि आप जो है इस केस में बच जाओ। इस तरीके की अगर प्रॉमिस करता है तो अगर इस बेसिस पे ले लेता है वो कन्फेशन तो ये इररेलेवेंट हो जाएगा। मान लीजिए वो क्या करता है कि आप मुझको जो है क्या करता है कि वो जो एक्यूज है, मान लीजिए उसके किसी परिवारीजन को उठा ले जाता है, जो पुलिस वाला है, अगर मान लीजिए पुलिस वाला जो कन्फेशन लेने की कोशिश कर रहा है तो वो किसी उसके परिवारीजन को उठा ले जाता है और कहता है कि हम तुमको तभी, इसको तुम्हारे परिवारीजन को तभी छोड़ेंगे कि जब आप जो है अपना गुनाह कबूल कर लेंगे। तो मतलब ये भी जो इंड्यूसमेंट हो गया, तो इस बेसिस पे भी अगर कन्फेशन किया गया वो भी इररेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर वो ये कहता है कि अगर तुम हमको सच्चाई नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। ठीक है, ये इस तरीके से कन्फेशन लेता है, ये भी जो है इररेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में ही होगा, सिविल प्रोसीडिंग्स पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से कहता है तुम मुझे सारी जो है जानकारी दो, टेल मी द ट्रूथ अबाउट द ऑल इंसिडेंट्स एंड आई विल बी फेवरेबल टू यू। इस तरीके से कुछ भी प्रलोभन देता है या कोई इंड्यूसमेंट करता है, थ्रेट करता है या डरा के, धमका के, पीट के लेता है, तो वो जो कन्फेशन होगा वो इररेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, अब बात ये आ रही है कि जो
इंड्यूसमेंट या थ्रीट और प्रॉमिस करने वाला व्यक्ति है वो क्या होना चाहिए, दूसरा है वो तो अगला है, अगले में तो उसी को पहले बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वो पर्सन इन अथॉरिटी होना चाहिए। पर्सन इन अथॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि वो जो है पुलिस वाला हो, ठीक है। पर्सन इन अथॉरिटी का मतलब ये भी नहीं है कि जज हो या मजिस्ट्रेट हो या क्लर्क हो, ये तो है ही हैं, सिर्फ यही नहीं है। मान लीजिए जज है, मजिस्ट्रेट है और क्लर्क वगैरह हैं जो कोर्ट रूम में काम करते हैं, वो इस तरीके की जो है प्रॉमिस करते हैं या थ्रीट करते हैं, और उस बेसिस पे अगर कन्फेशन किया गया है तो वो भी जो है इररेलेवेंट हो जाएगा। या मान लीजिए जज मजिस्ट्रेट नहीं है या क्लर्क वगैरह नहीं है, मान लीजिए गांव का सरपंच है, सरपंच तो कोई सरकारी ऑफिसर नहीं है, ठीक है। तो और उसको वो जो है कुछ प्रलोभन देके जो है वो कराता है, कन्फेशन कराता है, तो वो कन्फेशन भी जो है इररेलेवेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पर्सन इन अथॉरिटी का मतलब है कि जो एक्यूज पर्सन है उसके दिमाग में इस तरीके का इंप्रेशन होना चाहिए कि अगर मैंने इसको जो है कन्फेशन कर दिया तो मुझे जो है इस केस में जो है हेल्प मिलेगी और मैं इस केस में बच सकता हूँ, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, जो प्रलोभन या इंड्यूसमेंट और थ्रीट आ रही है वो उस आदमी पर जो चार्ज लगे हैं उनसे रिलेटेड होनी चाहिए। इस तरीके की नहीं होनी चाहिए कि मान लीजिए कि तुम मुझे इस वाले केस में कन्फेशन कर दो, तुम हम पर जो दूसरा केस चल रहा है उसमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, तो वो जो है इंड्यूसमेंट थ्रीट नहीं माना जाएगा। मतलब इस बेसिस पे अगर कन्फेशन कर दिया तो वो रेलिवेंट हो जाएगा। या मान लीजिए इस तरीके से हो जाता है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसमें क्या है, इस तरीके से हो जाता है कि अगर तुमने कन्फेशन नहीं किया तो मैं तुमको अपनी जाति से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। मतलब जो एक्स कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, इस बेसिस पे कन्फेशन करा रहे हैं तो जो है ये भी रेलिवेंट होगा, ये इररेलेवेंट नहीं होगा। क्योंकि जो इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस है उसका जो एक्यूज पे जो चार्ज लगे हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। जो इंड्यूसमेंट एंड प्रॉमिस या थ्रीट होनी चाहिए वो जो उस पर चार्ज लगे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड होना चाहिए। क्योंकि सेकंड पॉइंट क्या है अपना, सच इंड्यूसमेंट थ्रीट और प्रॉमिस मस्ट रिलेट टू द चार्जेज अपॉन द एक्यूज्ड, ठीक है, उससे रिलेटेड होना चाहिए। जैसे एक्स कम्युनिकेशन की जो धमकी दी गई थी वो जो है उस पे एक्स कम्युनिकेशन के चार्ज नहीं है। मान लीजिए उस पे चार्ज किसी मर्डर वगैरह के हैं लेकिन उसे एक्स कम्युनिकेट करने की धमकी दी गई है, इस बेसिस पे वो कर लेता है तो वो रेलिवेंट होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए उससे कहते हैं भगवान की कसम खाओ, या किसी जो है वो जिस रिलीजन में विश्वास करता हो उसकी कसम खा के जो है वो करवाते हैं, कन्फेशन करवाते हैं, तो वो भी रेलिवेंट हो जाएगा क्योंकि उसका उस पर चार्ज से रिलेशन नहीं है, ठीक है। आपको 2 पॉइंट बता दिए। अब तीसरा पॉइंट आता है कि जो व्यक्ति है, ठीक है, सच इंड्यूसमेंट, ठीक है, और थ्रीट और प्रॉमिस मस्ट गिव सम रीजंस फॉर सपोजिंग दैट ही वुड गिव इन सम एडवांटेज ऑफ टेम्पोरल नेचर। मतलब अगर जो व्यक्ति एडमिट कर रहा है, जो अपनी गिल्ट को एडमिट कर रहा है, उसको ये उसके दिमाग में इस तरीके का इंप्रेशन आ जाता है कि अगर वो इनको जो है एडमिट कर लेगा, जो कन्फेशन कर लेगा तो उसकी जो है कुछ टेम्पोरल नेचर के बेनिफिट्स उसको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो कन्फेशन जो है कन्फेशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जैसे अभी आपको मैंने बताया कि वो इसमें जो है जो पहला वाला पॉइंट था कि उसको जो है वो बताते हैं कि डराते हैं, धमकाते हैं, या फिर वो करते हैं उसके भाई को पकड़ ले जाते हैं, ठीक है, इंड्यूसमेंट थ्रीट में। लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे सेक्शंस में कुछ भी इस तरीके की बात बोलते हैं कि अगर जो है अपने आप में थ्रीट प्रॉमिस नहीं है, वो प्रिकॉशियस वर्ड्स हैं, जैसे आप सच्चाई बोलो सिर्फ, इस तरीके की बात बोलते हैं तो वो इंड्यूसमेंट थ्रीट नहीं आएगा, ठीक है। या जो है आपने जो है एक पाप तो कर ही दिया है पहले, आप दूसरा पाप ना करो झूठ बोल के, इस तरीके का कुछ भी बोलते हैं वो इंड्यूसमेंट थ्रीट में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने जान लिया कि अगर कोई भी व्यक्ति को डरा के, धमका के या थ्रीट करके, इंड्यूसमेंट प्रॉमिस करके अगर कोई भी कन्फेशन कराया गया है तो वो
इररेलेवेंट होगा, ठीक है। और जो इंड्यूसमेंट थ्री प्रॉमिस कर रहा है वो पर्सन इन अथॉरिटी होना चाहिए। अथॉरिटी का मतलब इस तरीके का पर्सन कि जिस एक्यूज को ये लगे कि अगर ये कुछ जो है इसको बता देगा तो ये इसकी फेवर का रहेगा, और जिस बारे में वो कन्फ्यूजन कर रहा है वो उसी बारे में हो, ऐसा ना हो किसी जो है अदर चार्जेस के बारे में, जो उसको थ्री ऑफ प्रॉमिस जो आ रहा है उसी के चार्जेस के बारे में होना चाहिए, ठीक है। और उसको ऐसा लगे कि इनको ये एक्सेप्ट कर लेगा तो उसको कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। सेक्शन 24 में इतना ही है, ठीक है। ठीक है, सेक्शन 24 के साथ साथ पढ़ते पढ़ते आपको इसके रिलेशन में सेक्शन 28 तुरंत पढ़ना पड़ेगा। क्यों? सेक्शन 28 में इतनी सी बात बोली गई है, सेक्शन 28 में इतनी सी बात बोली गई है आप कि अगर ये इम्प्रेशन जो अभी तक था कि अगर कोई भी जो है कन्फेशन इंड्यूसमेंट थ्रीट और प्रॉमिस से हुआ है तो वो तो इररेलेवेंट हो रहा था, लेकिन ये वाला डर ही हट गया कि उसमें कोई इंड्यूसमेंट थ्रीट या प्रॉमिस नहीं है तो वो सेक्शन 28 में रेलिवेंट हो जाएगा। सेक्शन 28 में इतना ही है, ठीक है। आप एक छोटा सा रिकेप ले लेते हैं जिससे कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आज हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। देखिए, आज सबसे पहले हमने जाना था कन्फेशन क्या है, तो आपको ये बताया था कन्फेशन में सेक्शन 17 के बारे में बताया था कि वो जो डेफिनेशन है एडमिशन की वही कन्फेशन पे लगती है, एडमिशन ऑफ गिल्ट वगैरह के बारे में बताया था। दूसरा बताया था कन्फेशन, पूरा कन्फेशन क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि इनकल्पेटरी स्टेटमेंट है, एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट है, तब क्या होगा। अगर डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिल्ट नहीं है तब क्या होगा, कम्युनिकेशन जो है जरूरी है कि नहीं है, ठीक है। अगला बताया सेक्शन 24। सेक्शन 24 में भी यही बताया है कि अगर कोई भी जो है कन्फेशन इंड्यूसमेंट थ्रीट या प्रॉमिस की बेसिस पे किया गया है तो वो जो है इररेलेवेंट होगा, ठीक है। अगर आपकी अभी भी कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं दोबारा आपको बता दूंगा, ठीक है। धन्यवाद, कमेंट कीजिएगा।